का लेक्चर नंबर 14 है हमारे पास। हम इसी फोल्डर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और अभी तक जो है हम काम कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस में। इनलाइन सीएसएस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, बट प्रैक्टिस करवाई जाती है इसलिए कि कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े तो आप जो है कि उसको यूज़ कर सकें। तो आज जो है हम काम करेंगे इंटरनल सीएसएस पे और मज़ीद आगे कुछ और सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में जो कुछ किया था होप्स वो आप लोगों को जो है समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो ये ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल सब कुछ बताया हुआ है। इनमें से आप किसी पे भी जो है इजीली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हाँ, इन केस कभी रिप्लाई लेट हो जाता है, अदरवाइज़ रिप्लाई मिल जाता है ज़रूर है। ओके, आज के लेक्चर में हमारे पास जो है कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है सीएसएस के इंटरनल सीएसएस में। अच्छा, पहले बता देता हूँ, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। बस छोटा सा एक फ़र्क है कि इंटरनल सीएसएस एचटीएमएल के फाइल के अंदर ही लिखा जाता है, जैसे इनलाइन सीएसएस लिखा जाता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है बट लिखा इसी तरीके से ही जाता है। और एक्सटर्नल सीएसएस जो है लिखा बिल्कुल इंटरनल सीएसएस की तरह जाता है, बट एक अलग फ़ाइल में लिखा जाता है। शुरू में पहले या दूसरे लेक्चर में जैसे मैंने फाइल्स बनवाई थी style.css की, तो वो उसमें। तो इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स जो है हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरनल सीएसएस पे, फिर हम मूव कर जाएंगे आगे एक्सटर्नल सीएसएस पे। अभी तक जो हम यहाँ पर काम कर चुके हैं ये सब कुछ जो है मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, डिव टैग, और यहाँ पर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। कोशिश किया करें जो टैग आपने स्टार्ट किया है साथ ही उसको क्लोज़ कर दिया करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा इनलाइन सीएसएस। इन केस अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाए या आपको कोई काम दिया जाए या कहीं पे रिक्वायर्ड हो कि इनलाइन सीएसएस में आपने काम करना है, तो लास्ट टाइम तक अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की है सीएसएस की इनलाइन में की है, तो आप इस तरह से कोई भी जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं होवर के अलावा और एनिमेशंस के अलावा आप सारी की सारी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनल की रिक्वायर्ड है तो वो आज तरीका देखेंगे इंशाल्लाह, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम एक्सटर्नल में जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सीएसएस कर रहे थे तो इसी के अंदर स्टाइल लिखा और बैकग्राउंड लिख दिया और उसको कलर शलर करके स्टाइल कर लिया, विड्थ हाइट और ट्रांसफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपको यही चीज़ 1000 डिव आइटम पे करना हो तो क्या करेंगे? तो आपको 1000 डिव के अंदर जाके स्टाइल लिखना पड़ेगा, फिर उसको विड्थ हाइट देनी पड़ेगी, सब कुछ बार बार करना पड़ेगा, 1000 टाइम करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका इंटरनल सीएसएस एक्सटर्नल सीएसएस है हमारे पास। तो उसमें यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा बाय टैग। हम आज का दिन जो है आज के लेक्चर में जो है सारा कुछ बाय टैग काम करेंगे, कल इंशाल्लाह क्लास और आईडी भी जाएंगे। दूसरे नंबर पे होता है बाय आईडी और थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारे पास बाय क्लास। ये तीन चीज़ें जो है, इन तीन चीज़ों के थ्रू हमारे पास जो है इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ किया जाता है। बाय टैग कैसे काम करता है, बाय आईडी कैसे काम करता है, बाय क्लास कैसे काम करता है, इंशाल्लाह हम ये सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास इंटरनल सीएसएस बाय टैग, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, बाय टैग। बाय टैग किसको कह रहे हैं हम, ये सिलेक्टर है, हमारे पास एक सिलेक्टर है हम जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल सीएसएस कैसे लिखा जाता है, आपने आ जाना है इस हेड वाले पोर्शन के अंदर, टाइटल के नीचे रहना है, टाइटल के नीचे आ जाना है और हेड के अंदर ही रहना है। ये देखिए मैं हेड के अंदर हूँ, हेड से बाहर नहीं आया, हेड जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले और टाइटल से बिल्कुल नीचे। यहाँ पे आके आपने लिख देना है स्टाइल टैग और स्टाइल टैग साथ ही क्लोज कर देना है। इस स्टाइल टैग में आ जाना है, इसके अंदर आपने सारा सीएसएस करना है। अभी मैं यहाँ पर डिव के अंदर थोड़ा सा एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसी फाइल को जो है मैं ओपन कर लूँगा किस पे, क्रोम पे। लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास अभी ये टेक्स्ट आ गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हमारे पास ये जस्ट टेक्स्ट आया हुआ है। अब इसको हम सीएसएस करने जा रहे हैं। तो सीएसएस में क्या होगा, यहाँ पे बाय टैग मैंने जैसे 3 टाइप्स बताई हैं, बाय टैग, बाय आईडी और बाय क्लास। तो आज जो है हम प्रैक्टिस करेंगे बाय टैग। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिव। डिव लिखने के बाद सीएसएस के अंदर लिख रहा हूँ डिव
डिव के बाद मैंने एक स्पेस लगाई, स्पेस लगा के करली ब्रैकेट स्टार्ट की और क्लोज कर दी। अब जितना भी CSS मुझे करना है इस करली ब्रैकेट के अंदर करना है। इसके अंदर आके इसको एंटर लगा लें और इसके अंदर आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड दे के चेक करवा देता हूँ। बैकग्राउंड, अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी वैसी लिखनी है जैसे हमने इंटरनल CSS में इनलाइन CSS में लिखी थी। बैकग्राउंड कॉलन स्पेस, फिर उसका जो भी आपने वैल्यू देनी है वो, उसके बाद सेमीकोलन कि आपकी जो कमांड है यहाँ पे टर्मिनेट होगी। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास बैकग्राउंड रेड आ गया है। अब मैं यहाँ पे वो वाला एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको यही वाला करना हो 1000+ में, तो ये देखें मैंने अभी 82 में लगाया, तो ये देखें सबके बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली सेम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली उठा लिया। इन केस अगर ये आपको इनलाइन करना पड़ जाता तो प्रॉब्लम क्या था, आपको सब में जाके बैकग्राउंड देना पड़ता, फिर चेंज करना पड़ता, तो बड़ा प्रॉब्लम होता। अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि सर अगर इसका हमने बैकग्राउंड अलग अलग से करना हो तो क्या करेंगे हम। तो बाय टैग अगर आप काम करें, मैं इसको फिलहाल Ctrl+Z कर रहा हूँ, वापसी लेके जा रहा हूँ। सो 2-3 ले लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। 3 ले लिए मैंने, ठीक है। अगर इनको अलग अलग से काम करवाना हो, लाइक इनका अलग अलग सारा सिस्टम बनाना हो, तो वो कैसे बनाएंगे, उसको बनाने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम इनमें यूज़ कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे एंटर लगा लेंगे, नीचे लिख लूँगा मैं विड्थ लगा दूंगा यहाँ पर मैं 300 पिक्सल की। सेव करके रिफ्रेश करके चेक करवा देता हूँ, ये देखें 300 पिक्सल आ गया। अब 300 पिक्सल इतना बड़ा होता नहीं है असल में, मैंने जूम किया हुआ तो इसलिए बड़ा लग रहा है। एक्चुअल साइज़ में 300 पिक्सल ये है जो अब आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह हर चीज़ नज़र आए। अब यहाँ पे मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 200 पिक्सल की, और सेमीकोलन लगाया, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें सारे बॉक्सेस 200 पिक्सल की हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पर मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, 50 पिक्सल। अब ये 50 पिक्सल कहाँ आएगी, सब में आ जाएगी। रिफ्रेश करके थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये रिफ्रेश किया मैंने, जूम आउट करके देखिए तीनों बॉक्सेस जो हैं अलग अलग हो गए। कैसे, ये हर बॉक्स के ऊपर, अब यहाँ पे वो जो है पीछे लॉजिक कैसे चल रही है, लॉजिक चल रही है कि ये जो CSS है ये फाइंड करता है डिव को। बाय टैग लिया ना हमने, बाय टैग, बिकॉज हम डिव के टैग पे काम कर रहे हैं, तो टैग बाय टैग नाम होता है, हम टैग के नाम से CSS कर रहे हैं। तो उसको बॉडी के अंदर जितने भी डिव टैग मिलेंगे उन सब के ऊपर ये इस तरह से जो भी हम CSS लिखेंगे उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगा। इन केस अगर मैं यहाँ पे आके H1 कर देता हूँ, अब इस H1 के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं कॉमनली यही लिखता हूँ, आप लोग चेंज भी कर सकते हो। सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप देखिएगा ऊपर वाले बॉक्सेस स्टाइल हुआ हुए हैं, ये स्टाइल नहीं हुआ, इसको अलग से स्टाइल करना है। तो इसको स्टाइल करने के लिए ऐसे ही ऊपर चले जाएंगे स्टाइल के अंदर। अब हर टैग के लिए अलग अलग स्टाइल का टैग नहीं लेना, स्टाइल का टैग एक ही रहेगा, उसी के अंदर जितना CSS करना हो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आके इधर आके आपने लगाना है H1 को आपने आके करना है स्टाइल, इस तरीके से कुछ। अब देखिए मैंने सेम वही स्ट्रक्चर बना लिया है। H1 स्पेस देने के बाद करली ब्रैकेट, एक स्पेस देनी है, दो नहीं देनी, प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और एक्स्ट्रा स्पेसेस जिन वो नहीं देनी है, वो या तो एरर कंसीडर में आती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में। एक स्पेस दी है, करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के दरमियान में आके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कलर मैं फ़िलहाल रेड कर देता हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर लीजिएगा, मैं ये कॉमन यूज़ करता हूँ बिकॉज जल्दी लिखा जाता है इसलिए, स्पेलिंग छोटे हैं इसके। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट इसका रेड हो गया, बाकियों का काला ही है। दैट मीन्स कैसे, क्योंकि अब ये फाइंड कर रहा है जो डिव है उसके ऊपर ये वाला CSS इम्प्लीमेंट कर दो, जो H1 है उस पर ये कर दो। अब तरतीब से हो या कहीं भी H1 यहाँ पे शुरू में भी लिख के दिखा देता हूँ, ये देखें जहाँ पर भी होगा ये देखो तो CSS सब पे इम्प्लीमेंट होगा, सब पे जितने भी उसके नाम से टैग मिलेंगे उसको H1 के नाम से, उन सब पे ये वाला कलर इम्प्लीमेंट कर देगा। अब बैकग्राउंड चेंज करके देखना, तो बैकग्राउंड यहाँ पर आपको मैं ब्लू यूज़ करके देख लेता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे ब्लू कर दिया उसने। तो HTML के जितने भी टैग अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उन पे आपने क्या करना है, उन सारे टैग्स पे ये सारी जो भी हमने CSS की अभी तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, आज तो ये 2-4 हैं, ये पुरानी रिपीट हो रही है, नई वाली अभी कोई नहीं पढ़ी है। मैं बताने का मकसद ये है
कि जितनी भी हमने पुराने HTML के टैग पढ़े हैं या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हम एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, किसी में कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो ये था बाय टैग, कि बाय टैग आप किसी भी चीज़ को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की असाइनमेंट मैं बता देता हूँ। यहाँ तक की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कम से कम 10 ब्लॉक एलिमेंट लेने हैं। 10 ब्लॉक एलिमेंट लेने हैं। ब्लॉक एलिमेंट बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ब्लॉक एलिमेंट जो वर्टिकली एक दूसरे के नीचे आते हैं। ब्लॉक एलिमेंट 10 लेने हैं और उन 10 के जो है बैकग्राउंड कलर चेंज रखना है, बॉर्डर कलर चेंज होना चाहिए, विड्थ चेंज होनी चाहिए, हाइट चेंज होनी चाहिए। अगर उनके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट फैमिली और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेंज होना चाहिए। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ओके, और ये हो गए 10 ब्लॉक एलिमेंट के। और सेम एज उसी फाइल के अंदर या एक और फाइल बना लेनी है आपने, उसके अंदर आके इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखने हैं 10, और उन 10 को अलग अलग स्टाइल करना है, अलग अलग से विड्थ हो उनकी, डिफरेंट साइज़ हो, डिफरेंट बॉर्डर्स हो, डिफरेंट बैकग्राउंड हो, डिफरेंट फोरग्राउंड हो, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। और 10 ये हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और 10 ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो इन सब के डिज़ाइन आपस में कोई भी किसी से मैच नहीं होना चाहिए। सो ये प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, सब कुछ डिफरेंस रखना है। अभी तक के असाइनमेंट जो है मैंने बता दिया है कि बाय टैग, बस टैग आपने लिखना है और उसको इस तरह से स्टाइल कर देना है, फिर आगे टैग लिखना है, उसको इस तरह से स्टाइल कर देना है। 10 ब्लॉक एलिमेंट होंगे आपके। ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, 5वें या 6ठे लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है, तो वहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो 10 ब्लॉक एलिमेंट और 10 इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, डिफरेंट बैकग्राउंड कलर, डिफरेंट बॉर्डर साइज, डिफरेंट टेक्स्ट साइज, डिफरेंट फॉन्ट फैमिली, डिफरेंट फॉन्ट वेट, डिफरेंट फॉन्ट साइज, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ डिफरेंट, के एक दूसरे से डिफरेंट ही लगे। ठीक है, सो ये आप लोगों की अभी तक के जो हम पढ़ चुके हैं इसकी असाइनमेंट है बाय टैग। ओके, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये चीज़ें मैं अभी सब कुछ जो है रिमूव कर रहा हूँ। अगर किसी को देखनी हो, समझनी हो, पढ़नी हो तो वो लेक्चर को आगे पीछे करके जो है वहाँ से देख सकता है इजीली। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने देखा स्टाइल का टैग रिमूव नहीं किया बिकॉज मुझे अभी स्टाइल के टैग में और काम करना है, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ H1 और इससे नीचे मैं ले लेता हूँ एक P का टैग। यहाँ पर मैं हेडिंग में कुछ भी लिख दूँगा, आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। तो ये मैंने लिखा है, सेव करके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं हम। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये सब कुछ उड़ जाएगा, जस्ट हेडिंग और एक पैराग्राफ ही हमें नज़र आएगा। इनको अलग अलग से डिज़ाइन कर लेते हैं। अलग अलग से डिज़ाइन कैसे करेंगे, जैसे कि हमने अभी सब कुछ जो है पढ़ा है। तो मैं H1 को जो है अलग से डिज़ाइन करूँगा और P को जो है वो अलग से मैं डिज़ाइन करूँगा। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि HTML के किसी भी टैग पे आपने CSS करना हो तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, दोनों में सारे जितने भी आपने टैग लगाने हैं सबके CSS में सबसे पहली दो प्रॉपर्टी आपकी ये वाली होनी चाहिए, पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे। बाद में जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैंने H1 के अंदर भी ये लगा दिया और P टैग के अंदर भी ये लगा दिया। ठीक है, इसको हम कर लेंगे सेव। सेव करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको अलग से डिज़ाइन करना है, इसको अलग से डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ विड्थ लगा देता हूँ मैं इसकी 300 पिक्सल और मैं हाइट लगा देता हूँ यहाँ पे 200 पिक्सल। सो मैं इसको मैंने ये दिया तो मैं नीचे वाले को भी सेम अभी यही दूंगा, बाद में हम चेंज कर लेंगे। सेव करके इसको जो है मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये मैंने जो है इसको पोजीशन दे दी और इसको विड्थ हाइट दे दिया है। इसको जो है मैं बैकग्राउंड दे दूंगा यहाँ पर रेड और इसको मैं बैकग्राउंड दे दूंगा यहाँ पर ब्लू। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट दिया है ताकि वाजे जो है चेंज नज़र आए। यहाँ पे आके इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो रिफ़्रेश करने पे आप देखें ये दोनों अलग से बॉक्सेस बन गए हैं।
अच्छा, अब एक चीज़ कॉमन सी नोट करें तो इन दोनों के दरमियान में स्पेस आ रही है, हालांकि मैंने तो स्पेस दी ही नहीं है। और हेडिंग के ऊपर भी स्पेस आ रही है, लेफ्ट साइड से भी स्पेस आ रही है। तो इंटरनल सीएसएस में और एक्सटर्नल सीएसएस में ये चीज़ याद रखनी है। इंटरनल सीएसएस में और एक्सटर्नल में, इनलाइन में तो ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल में ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले जैसे हम HTML का कोई भी काम करने के लिए ये HTML का बेसिक टेम्पलेट लिखते होते हैं ना, हेड डॉग टाइप और ये चीज़ें सारी लिखते हैं, इसी तरह CSS को लिखने के लिए पहले से 2-3 चीज़ें जो है वो लिखनी मस्ट होती हैं। तो बाद में उसके नीचे जो है बाकी आपने CSS करना होता है। तो पहले क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है आप लोगों ने स्टैरिक, और स्टैरिक के अंदर आके आपने क्या बताना है, यहाँ पे बताना है इसे पैडिंग 0 कर देनी है और मार्जिन 0 कर देना है। पैडिंग और मार्जिन ये दोनों 0 क्यों किया मैंने, देखें फजूल में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस आ रही हैं, हालांकि मैंने तो ये स्पेस दी ही नहीं है, तो फिर क्यों आ रही है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करनी है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पर सेव, इसे सेव करने के बाद इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देखें जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी से जितनी भी देना चाहें वो दे सकते हैं। इन केस अगर हम ये नहीं करते हैं तो वो फजूल एक्स्ट्रा स्पेसिस जो हैं वो हमें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो CSS में सबसे पहले नंबर पे हमेशा ये चीज़ लगानी है। एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि CSS इंटरनल या एक्सटर्नल जब भी यूज़ करेंगे हमेशा सबसे पहले ये चीज़ आपने ऐड करनी है। और दूसरे नंबर पे ये 2 प्रॉपर्टीज़ हर टैग में ऐड कर देनी है। उसके बाद बाकी अपनी स्टाइलिंग वगैरह या अपना काम आपने बाद में स्टार्ट करना, जो भी करना हो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, अब मैं क्या काम करता हूँ, ये मैंने बना लिया, इसको रिफ़्रेश कर लिया। अब ये जो नीचे वाला है P टैग, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके मार्जिन टॉप -50 पिक्सल, मैं -50 पिक्सल जो है इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब देखिए रिफ़्रेश किया तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और इसको अब जो है थोड़ा सा मैं मार्जिन लेफ़्ट जो है वो भी दे देता हूँ, तकरीबन 50 पिक्सल पॉजिटिव में दिया मैंने, देखें तो ये आगे आ गया। अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ, मैंने एक चीज़ यहाँ पर जो है टेस्ट करनी है, आप लोगों को समझानी है, इसलिए मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब 10 चीज़ें कैसे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कार्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के कार्ड हैं। तो अब आप 10 के 10 कार्ड या तो सामने रखेंगे तो आपको सारे फ्रंट पे नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है फैला दूंगा बॉक्स, ये कार्ड है मेरे पास, ये एक कार्ड आ गया, फिर मैं क्या दूंगा दूसरा कार्ड है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। तो इस तरीके से मैं या तो फैला लूँगा सबको अलग, फिर तो ये मुझे सारे के सारे नज़र आएंगे। इन केस अगर आपके पास कार्ड हैं ज़्यादा, आप क्या करते हैं, आप कुछ इस तरह से स्टोरी बना लेते हैं अपने पास, कार्ड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो कार्ड एक दूसरे के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। तो हमें अगर लास्ट वाले को पहले पे लाना हो तो क्या करेंगे, फिर पहले वाले को लास्ट पे लेके जाना हो तो क्या करेंगे, अगर हाथ में हो तो हम तो उठा के एक आगे पीछे कर लेंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास 2 कार्ड या 2 बॉक्स या 2 चीज़ें बनी हुई, इनको हम कैसे करेंगे, तो इनको करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स क्या काम करती है, जिसका जितना जी इंडेक्स पॉजिटिव और ज़्यादा होगा वो उतना ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और छोटा सा पैराग्राफ और भी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तीन तीन मैंने बना लिए, ठीक है। तीसरे वाले का मैं कलर कैसे चेंज करूँगा मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पर मैं आके लिखूँगा स्टाइल इक्वल, ये हम लास्ट टाइम जो है इनलाइन CSS यूज़ कर रहे थे, ये मैंने वो वाला यूज़ किया यहाँ पे। और मैं इसको कलर दे देता हूँ यहाँ पर पिंक, जस्ट बैकग्राउंड मैंने दिया इसको पिंक। सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखें 3 कलर हो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो है मार्जिन लेफ़्ट वाला, मार्जिन टॉप लगा हुआ है इसमें, मार्जिन लेफ़्ट वाला जो है वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा देना है, तकरीबन 50 से इसको ले जाता हूँ 100 पे। सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये 3 बॉक्स इस शेप में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये 3 बॉक्स आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं यहाँ पर इन तीनों पे जो है जी इंडेक्स लगाऊंगा। अब जी इंडेक्स कैसे लगेगा, एक इधर लगेगा बिकॉज पैराग्राफ तो सेम है। तो मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसको H2 कर देता हूँ, बिकॉज सेम टैग रखा तो वो सेम में तो प्रॉब्लम करेगा ना। तो ये जो है ये P आ गया, ठीक है। और
यही वाला CSS उठा के मैं H2 का भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग खुद से लिखिएगा। H1 का टैग यहाँ पे आ गया, इसका CSS आ गया, H2 का CSS यहाँ पे आ गया बाय टैग, और पैराग्राफ का टैग यहाँ पे आ गया, उसका सारा CSS यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो मुझे क्या करना है अब यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज़ H2 को देनी है, जी इंडेक्स बाद में देखते हैं, पहले ये देते हैं इसे, और इसका भी जी इंडेक्स बाद में देखेंगे, पहले ये सेटिंग कर लें सारी फिर भी देखते हैं। और थर्ड नंबर पे आ गया ये वाला, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है और इसको यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखें आप, बैकग्राउंड एक पिंक है एक ब्लू है, तो हमेशा नीचे वाली जो प्रॉपर्टी उठाता है ऊपर वाली नहीं उठाएगा, तो हम ये वैसे ही उड़ा देते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अच्छा ये रेड हो गया है। तो इसको जो है मैं यहाँ से ब्लू करूँ। ये तीन मैंने बॉक्स बना लिए, होप से यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनका जी इंडेक्स करके दिखाता हूँ कि असल में जी इंडेक्स कर क्या रहा है, ठीक है। H1 पे मैं जी इंडेक्स लगा देता हूँ 9, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब देखें ये ऊपर आ गया, जो मेरा H2 था वो पीछे चला गया, ठीक है, हालांकि मैंने उसको जी इंडेक्स दिया ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2 को जी इंडेक्स 10 दे देता हूँ तो क्या करेगा, ये इससे भी ऊपर आ जाएगा और नीचे वाले से भी ऊपर आ जाएगा, बिकॉज इसका जी इंडेक्स इन दोनों से ज़्यादा है। तीसरे वाले को अगर मैं जी इंडेक्स देता हूँ ज़्यादा, तीसरे वाले को जी इंडेक्स अगर मैं ज़्यादा 1 1 1 देता हूँ, 1 1 देता हूँ, इसके 11 दिया है, तो उसको 9 दिया था, 10 11, तो ये देखिए उसी तरकीब से चलता जाएगा। इनकेस अगर मैं इसको 0 दे देता हूँ, सेव करके चेक करता हूँ, ये देखें वापसी चला गया, ठीक है। इसको अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर -1, सेव करके चेक करेंगे तो ये सॉरी H2 है, सेव करें, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये -1 क्या किया उसने, बिल्कुल ही पीछे चला गया, क्योंकि बिल्कुल माइनस वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है। इसका जी इंडेक्स 0 था तो ये वापसी अपनी जगह पे गया, ये -1 था तो ये उससे भी पीछे चला गया अब, ठीक है। अब यहाँ पर इसको -2 कर देता हूँ तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ये उससे भी पीछे चला जाएगा। तो ये देखें इस तरीके से जो है जी इंडेक्स काम करता है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है कभी किसी चीज़ को आगे लाने की, कभी पीछे ले जाने की, तो उसके हिसाब से आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ को चेंज करके उसको फोरग्राउंड पे लाना है, मिडल में लेके जाना है या बैकग्राउंड में लेके जाना है, डिपेंड करता है आप पे। तो इस तरह की सेटिंग्स जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। होप सो ये भी टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो आपने करना क्या है, लास्ट टाइम जो अभी रिसेंट मैंने अभी असाइनमेंट बताई है पीछे लेक्चर में, इसी में पीछे उसी लेक्चर में आपने ये प्रॉपर्टी भी साथ इंप्लीमेंट करनी है। जो 10 ब्लॉक एलिमेंट बनाएंगे उनके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन वगैरह करेंगे, तो उनको ओवरलैप करके थोड़ा सा इस तरह आगे पीछे बना लेंगे, और इनलाइन वाले जो हैं उनमें भी और ब्लॉक वाले जो हैं उनमें भी ये प्रॉपर्टी भी आप जो है साथ ही ऐड कर देंगे, तो इसकी भी साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी, और जी इंडेक्स का भी आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि असल में जी इंडेक्स काम करके आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, ये मैं इन्हीं तीनों पे ही इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। H1 इसी पे मैं प्रॉपर्टी लगा के टेस्ट करता हूँ। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी, ओपेसिटी इस तरह से कुछ इसके स्पेलिंग आते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी आपको इसके कलर और ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये 1 पे होती है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1, और ओपेसिटी की वैल्यू शुरू होती है 0 से 1 तक, बस 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, बस 0.9 और फिर 1 तक, इस तरह से जो है इसकी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखें 1 है। इन केस अगर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ तो ये कितना होगा, 1 का हाफ। तो अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये देखें फेंट हो गया, फेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेसिटी कम हो गई, फेड हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी कर लें आप पे, डिपेंड करता है आप पे। तो 0.5 पे ही आता है। 0.1 पे क्या बनता है इसका, 0.1 पे चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखा आ रहा है, लेकिन 0.1 का मतलब ये है कि वो उसको बिल्कुल ही पेंट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसको 0.5 ही दे देता हूँ। सेम एज यही प्रॉपर्टी उठा के मैं H2 वाले को भी दे रहा हूँ। देखिए मैं हर टैग को अलग से डिज़ाइन कर सकता हूँ। इंटरनल CSS में यही फ़ायदा है, एक्सटर्नल में भी सेम एज यही फ़ायदा है। आगे हम क्लास आईडी यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको भी 0.5 किया तो ये देखिएगा ये भी फेंट हो गया। तो अब इसके अंदर में से बैक वाला नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरह से ओपेसिटी का असल में मतलब ये होता है कि इसको ट्रांसपेरेंट टाइप बना देता है, ठीक है। तो जितना भी ट्रांसपेरेंट करना हो आप इसको बना सकते हैं इजीली। इसको भी अगर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये तीनों एक दूसरे के अंदर से
इस तरीके से फील हो रहे होंगे। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप ये प्रॉपर्टी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट असाइनमेंट जो मैं बता चुका हूँ 10 ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ये वाली प्रॉपर्टी उनमें भी किसी में आप जो है इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। किसी की वैल्यू 0.5 कर दीजिएगा, किसी की 0.6, किसी की 7, 8, 9, 0.1, 0.2, या किसी की 1, किसी की 0। अगर फुल 0 कर दूंगा ना, ये देखें फुल 0 पे ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हाइड हो जाता है सही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है सही यहाँ पर, बट वो ओपेसिटी 0 हो गई है तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम एज यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 0.3 दिया है मैंने, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई है। होप सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। इनकेस अगर समझ में नहीं आई है तो आपके पास ये ऊपर सारी डिटेल दी हुई है, इनमें से आप किसी भी चीज़ में पूछ सकते हैं इजीली। ओके, सो हमारे पास जो है CSS की कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आप लोगों को करवानी थी वो हमारे पास हो गई है कंप्लीट। तो आज का लेक्चर भी इतना ही था कि इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। हमने पढ़ा क्या, इंटरनल CSS पढ़ा है और बाय टैग पढ़ा है। बाय टैग क्यों, कि हम टैग का नाम लिखते हैं और उसको अलग से स्टाइल कर लेते हैं, फिर हम टैग का नाम लिखते हैं उसको अलग से स्टाइल कर लेते हैं। ये क्यों लिखा है, जैसे HTML के लिए ये वाला टेम्पलेट ज़रूरी है, ये CSS के लिए ज़रूरी है, तो CSS में ये लिखना लाजमी है। उसके बाद फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें। और ये तो प्रॉपर्टी हर टैग के अंदर पहले लिखते नहीं है आप लोगों ने, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट फिर बाद में चेंज कर लेना, लेकिन पहले ये दोनों प्रॉपर्टी लिख लेनी है, उसके बाद फिर अपने अपनी स्टाइलिंग यूज़ करनी है। और बाकी से जो है इस तरह से हर टैग को आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी आप स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। और कुछ भी नया नहीं है, ख़ास दो प्रॉपर्टीज़ जो नहीं पढ़ी हैं। ये जी इंडेक्स क्या काम करता है, जी इंडेक्स किसी को भी फोरग्राउंड या बैकग्राउंड पे ले जाने के लिए काम आते हैं, किसी चीज़ को फ्रंट पे लाना है या बैक पे लेके जाना है इसके लिए यूज़ होता है। ओपेसिटी क्या काम करती है, हमारे पास ओपेसिटी जो है इसकी पेंट कर देती है, ट्रांसपेरेंट बना देती है उसको, ये काम करती है। होप सो यहाँ तक समझ आया होगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की समझ आपको नहीं आए तो इनमें से किसी भी चीज़ पे आप इजीली जो है कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।